चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन के बारे में। जैसे कि हमने बताया था हाइपरटेंशन की हाइपर मतलब ज़्यादा और टेंशन मतलब तनाव। हमने बताया था हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टेंशन का मतलब होता है तनाव। समझने के लिए आपको बताया था। तो ज़्यादा तनाव का मतलब कहाँ पे? नसों में। ठीक है, आपके आर्टरीज़ में, आपके वेन्स में, आपके ब्लड वेसल्स में। ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स में। तो मेनली आर्टरी में हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। हमने ये भी पढ़ा था कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ वैल्यू बता रखे हैं कि नॉर्मल का क्या होगा, है ना। उसमें कई स्टेज, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड के बारे में हमने बात की थी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन, हाइप जैसे वहाँ पे हाइपर मतलब ज़्यादा था और टेंशन मतलब तनाव, वैसे यहाँ हाइपो मतलब कम हो जाएगा और यहाँ टेंशन मतलब तनाव। कहाँ पे? आपकी ब्लड वेसल्स में। आपके ब्लड वेसल्स में जब तनाव टेंशन कम हो जाएगा तो उसे हम हाइपोटेंशन कहेंगे। हाइपोटेंशन का मतलब होता है जब बीपी कम हो जाए। नॉर्मल हमने वहाँ पे रेंज बताई थी 120 120/80 मिलीमीटर। आप मत करिए जी। और इसको हाइपोटेंशन की कैटेगरी में तब रखेंगे जब हमारा बीपी बिलो 90/60 आ जाए मिलीमीटर आप मरकरी mmHg। इसको हाइपोटेंशन की कैटेगरी में तब रखेंगे जब हमारा ब्लड वेसल्स 90/60 से भी नीचे चला जाए। तो हम कहेंगे कि हाँ, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया, यानी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब इसके कई टाइप भी होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे सिर्फ इस टॉपिक के बारे में मैं समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा नोट्स आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर नोट्स देने के चक्कर में हो गया तो आप समझ नहीं पाएंगे टॉपिक को, क्योंकि नोट्स में आपको पूरी लाइन टू लाइन लिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिर्फ समझाने वाला काम होगा, यहाँ पे आप समझ जाइए। नोट्स आप नीचे टेलीग्राम का, मैंने अपने चैनल का लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे जिस भी टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर, जिसमें लिखें आप एग्ज़ाम में जाके, ये तो आप इस टॉपिक के बारे में आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम समझ जाएंगे, ब्रह्मास्त्र है। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर तो आप हमें वहाँ पे चैनल पे आप जिस टॉपिक का नाम लिख दीजिए तो हम उसका नोट्स आपको दे देंगे। चलिए, इस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइपरटेंशन। हमने टाइप ऑफ हाइप, इसके भी कई टाइप होते हैं। टाइप ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मेनली 4 तरीके से होता है, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो इसका पहला टाइप है, पहला जो हाइपोटेंशन है उसको बोलते हैं, इसका जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं आर्थोस्टैटिक्स हाइपोटेंशन। इसको पोस्चरल बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब ये क्या होता है, ये कौन से तरीके का? वैसे ऐसा नहीं है, जैसे कि आप सपोज कीजिए आप लेटे लेटे हैं, अचानक से आप उठे और आपको चक्कर आ गया, महसूस किया होगा। आप सुबह सुबह प्रेयर कर रहे हैं स्कूल में और अचानक से आपको चक्कर आ गया। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से हाइपोटेंशन है। ये चक्कर तो आना तो सेम है कि आपको दोनों में आपको हाइपोटेंशन हुआ, आपका ब्लड, आपका जो है ब्लड प्रेशर बिलो 90/60 मिलीमीटर मरकरी से नीचे चला गया, mmHg से नीचे चला गया। तो हाइपोटेंशन दोनों, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले है इसका कैटेगरी मैंने ऑर्थोस्टैटिक्स हाइपोटेंशन। तो इसमें क्या होता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। स्टैंडिंग, सॉरी, सडन फॉल इन बीपी व्हेन स्टैंडिंग अप फ्रॉम सिटिंग और लेइंग पोजीशन। आप बैठे हैं काफ़ी देर तक, आप लेटे हुए हैं और अचानक से आप उठें, यानी सडन फॉल इन बीपी, यानी आपका ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाए। कब? व्हेन स्टैंडिंग अप, जब आप खड़े हों, फ्रॉम सिटिंग और लेइंग पोजीशन, आप बैठे हों या फिर लेटे हों, उससे जब अचानक से आप खड़े होते हैं तो आपका बीपी अचानक से लो हो जाए। जैसे है ना, कहते हैं खून की कमी हो गई, कमजोरी आ रही है, चक्कर आ गया, जैसे बैठे बैठे अचानक खड़े हुए तो हमको जो है आंखों के सामने धुंधला छा गया, मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, आपको चक्कर आ गया। तो उसको बोलते हैं आर्थोस्टैटिक्स
हाइपोटेंशन ये पोस्चरल होता है, पोस्चर के हिसाब से मेंटेन होता है। अगर आप बैठे हैं या खड़े हो रहे हैं अचानक से, तब आता है। इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हो जाता है लेस देन 20 mmHg। देखिए कितना नीचे चला जाएगा। और जो डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा वो लेस देन 10 mmHg हो जाएगा। और ये कमी आपको विद इन 3 मिनट में आएगी। इतनी जल्दी होगा ये, 3 मिनट के अंदर ही हो जाएगी ये सब का खेला। और जानते ही हैं, हमने बताया था 90/60 के नीचे अगर आएगा तो उसको हम हाइपोटेंशन की कैटेगरी में लिखेंगे। पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये 20 और 10 पहुँच जाएगी, सोचिए कितना नीचे चला गया यह। अच्छा, ये होता क्यों है? सामान्य स्थिति में शरीर की जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, तुरंत प्रतिक्रिया देकर हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है। जैसे कि जब हम अचानक से लेटे होते हैं और जब अचानक से हम खड़े होते हैं तो हमारा सारा खून हमारी जो है पैरों में जमा होता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से। और जो है अचानक से जब हम खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी सोचता है कि सारा ब्लड जब हमारे लोअर पार्ट में है तो जल्दी से उसको प्रेशर बना के ऊपर की पार्ट में भेजता है। लेकिन जब यही सिस्टम नर्व रिफ्लेक्स काम नहीं कर पाता अचानक से हमारी, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ढीली ही रह जाती हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा सारा ब्लड पैरों में है, ठीक है, तो जैसे हम खड़े होते हैं हमारी पूरी बॉडी को, हमारे दिमाग को भी खून की ज़रूरत होती है। तो हमारी नसें अचानक से सिकुड़ती हैं। हमारा दिमाग सोचता है कि नसों को सिकोड़ो और इसको जल्दी से ब्लड को हमारे दिमाग में भेजो। लेकिन जब वही हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता, यानी हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। हम खड़े हुए अचानक से सारा बॉडी हमारा कहाँ चला गया, सॉरी सारा हमारा बॉडी का ब्लड कहाँ चला गया, लोअर पार्ट में। तो मेनली ऐसे होता है जब हमारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तभी ऐसी कंडीशन आती है कि हाँ हमारा दिमाग बेहोश होने लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो काम नहीं करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, मतलब हम बेहोश हो गए। तो ये कंडीशन उसमें आती है। तो इसमें मेन जो कॉज होता है इसका क्या हो गया, अभी हमने बताया डिहाइड्रेशन। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन, जैसे कि आपको मान लो बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई, ठीक है, वॉमिटिंग हो गई, आपको दस्त, काफ़ी टाइम आप दस्त गए, डायरिया आपको हो गया, ठीक है, आपको डायरिया हो गया, तो इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये डिहाइड्रेशन के अब उल्टी में आपको डिहाइड्रेशन ही होगा। डायरिया में आपको क्या होगा, डिहाइड्रेशन ही होगा। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड रहना पानी, और डी मतलब पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको हो सकती है। या मैंने आपको बताया न्यूरल रिफ्लेक्स अगर आपका फेल हो गया, ठीक है, वो उस उम, उस कंडीशन में आपको ये समस्या हो सकती है। मेनली ये किस में होता है, ये ओल्ड एज में होता है, ये ओल्ड एज में होता है। ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है क्योंकि ओल्ड एज में बुड्ढों को ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन हो जाता है और उनका रिफ्लेक्स काम नहीं करता अच्छे से। उनका जो है रिफ्लेक्स अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उनमें ये समस्या मिलने। और अगला दूसरे जो टाइप का, हाँ, हाइपोटेंशन है, उसको बोलते हैं न्यूरली मेडिकेटेड हाइपोटेंशन। स्पेलिंग देखिए, NEURALLY, मेडिएटेड, MEDIATED, हाइपोटेंशन। एक एक टॉपिक हेडिंग लिख लीजिए। इस सब का प्रॉपर नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। बस वहाँ आप जिस टॉपिक को चाहिए, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन, आप वहाँ लिख दीजिए, नोट्स लिख दीजिए, हाइपरटेंशन नोट्स या हाइपोटेंशन नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन, अगर आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और इमोशनल स्ट्रेस, जब आप लंबे समय तक खड़े हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए जो सैनिक है काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में खड़ा होता है, या प्रेस करने वाले खड़े होकर काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में खड़े होकर प्रेस करते हैं, या आप सीधे प्रेयर कर रहे हैं, स्कूल में खड़े हैं, या आपको इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इमोशनली आप स्ट्रेस में हैं। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, ये ज़्यादा कॉमन किस में होता है, चिल्ड्रन में
और यंग एडल्ट्स में। ठीक है। ये क्यों होता है कि जब आपका नर्वस सिस्टम जो है, विशेषकर ब्रेन और हार्ट का, देखिए हमारा जो ब्रेन है और जो हार्ट है, दिल और जो दिमाग है, ठीक है, इसके बीच में एक रिफ्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, सिग्नल भेजता है ये इसको, इसका तो खुद का एक सिग्नल होता है, लेकिन तब भी दोनों के अंदर एक एक सहमति से कार्य होता है कि हाँ भैया इस टाइम बॉडी को खून की ज़रूरत है और आप इस समय ज़्यादा, जब इसको खून की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप ज़्यादा तेज़ पंप करिएगा। जब हम कहेंगे तो आप ज़्यादा तेज़ पंप करिए, जब हम कम कहेंगे तो आपको कम पंप करना है। हम बताएंगे हमारे शरीर को, दिमाग ही तो हेड है, हम बताएंगे हमारे शरीर को कब ज़्यादा खून चाहिए कब कम खून चाहिए। लेकिन इन्हीं दोनों में झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए किसी का, इन दोनों का जो बातचीत होता है किसके थ्रू होता है, न्यूरॉन के थ्रू होता है। तो मान लीजिए नर्वस सिस्टम में कोई फेलियर आ गया कि ये दोनों का कनेक्शन बन नहीं पाया। ठीक है, आपके किसमें, आपके दिमाग में और आपके दिल के बीच में कोई कनेक्शन बन नहीं पाता है। क्यों, कोई रीज़न रहा हो, किसी भी कारणवश नहीं बन पा रहा हो, तो ये इसको गलत सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। बस इसी वजह से हो जाता है। ये हमने समझाने का तरीका बताया। असल में जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक खड़ा रहता है तो स्ट्रेस, आपको मान लो इस जब लंबे समय तक आप खड़े हैं तो स्ट्रेस है ना, फियर, या आप पेन में हैं, डर में हैं, या आप दर्द में हैं, आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, गर्मी लग रही है, या आपने अचानक खून देख लिया बहुत ज़्यादा। जब बच्चे नए नए हॉस्पिटल में आते हैं तो ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं, तो जब पहली बार इतना ज़्यादा खून बहाव नहीं देखा होता, मान लो सर से बह रहा है, पैर से फट के बह रहा है, तो वो अचानक ऐसी स्थिति आ जाए कि अचानक से आप खून बहुत ज़्यादा देख लें। तो जो दिल और दिमाग के बीच जो न्यूरल रिफ्लेक्स होता है, जिसको बोलते हैं वैसो VAGAL, वैसो वैसल रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में एक रिफ्लेक्स काम करता है जिसको वैसोवैगल रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये गलत तरीके से एक्टिव हो जाता है। जब ये गलत तरीके से एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक एक टर्म आता है, ये टर्म है जिसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट तेज़ धड़कता है या कम धड़कता है, कम धड़कता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, उस टर्म को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो वैसोवैगल रिफ्लेक्स है वो गलत तरीके से काम कर रहा है। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये वैसोवैगल रिफ्लेक्स, ये यानी जो ब्रेन और हार्ट के बीच में जो कनेक्शन बनाता है, ये गलत तरीके से इसको सही सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, और क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है जब आपकी, जैसे ये ब्लड वेसल्स ऐसे हैं, वैसोडाइलेशन हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, फैल जाएंगे, डाइलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके बीच में इतना जगह था, तो जब वेसल्स डाइलेटेड होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे आर्टरी पे जो प्रेशर लगता था दीवारों के बीच में, इसी तो ब्लड प्रेशर कहते थे। ये अगर पतला होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो बीपी आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर यही चौड़ा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा तो आपका बीपी कम हो जाएगा। तो वो रिफ्लेक्स क्या करवा देगा, ब्रेडिकार्डिया करवा देगा, हार्ट बीट कम करवा देगा, वैसोडाइलेशन करवा देगा, है ना। इन दोनों आपके ब्लड वेसल्स फैल जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे तरीके का। अब पढ़ते हैं हम तीसरे तरीके का, जो हमारा हाइपोटेंशन होता है। उसको बोलते हैं पोस्ट पोस्ट PRANDIAL, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन नाम से पता चल रहा है कि खाने के, प्रेंडियल मतलब मील के संबंधित, खाने से। तो इसमें होता है बीपी ड्रॉप, यानी ड्रॉप, ठीक है, आफ्टर मील, मतलब खाना, आप खाना खाने के बाद जस्ट आपका बीपी डाउन हो जाना। कैसे, सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी में जिस चीज़ को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, क्यों बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए आपको, क्योंकि सारा सिस्टम तो खून ही देखता है, खून से ही तो ताकत मिलती है हर चीज़ को चलने का। अगर मान लीजिए खून दिमाग में नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हम बेहोश हो जाएंगे। अगर खून हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पहुंचेगा तो खाना नहीं पचेगा। खून हमारे उसमें नहीं पहुंच पाएगा, किडनी में नहीं पहुंच पाएगा तो किडनी काम नहीं कर पाएगी। खून हमारे पैर में नहीं पहुंच पाएगा तो पैर में दर्द होगा, थकान होगा, चल नहीं पाएंगे। ऐसे ही तो जब हम खाना खा लेते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है,
काम करने की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा ब्लड सारा का सारा कहाँ चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। सारा का सारा नहीं जाता, लेकिन ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि खाना पचाना होता है, काम ज़्यादा करना होता है। तो मान लीजिए नॉर्मली उसको 10% ब्लड मिल रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, लेकिन जब हमने खाना खा लिया तो उसको मिलने लगा 15%। तो ये 15% मिलेगा कहाँ से, 5% कहाँ से बढ़ के आएगा भाई? आखिर जितने हैं, मान लीजिए किडनी है हमारा, ब्रेन है, हार्ट है खुद, या मसल्स हैं हमारे, उनको जितना ब्लड हमारा शरीर, हमारा दिल भेज रहा था, उसमें से मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए इसमें से एक परसेंट सब में से काट लिया, तभी तो काट के 5% बनेगा। तो सबसे काट के ही तो बढ़ाएगा इसमें। अब मान लीजिए आपके पास ब्लड पहले से ही कम है, ब्लड पहले से ही कम है, और आप खाना खा लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ी, उसको खून की आवश्यकता ज़्यादा हुई, और हर जगह से 1 1% काट लिया, और दिमाग से भी मान लीजिए आपका ब्रेन है ये, यहाँ ब्रेन से भी 1% अगर उसने काट लिया, तो ब्रेन में खून नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी और आप बेहोश हो जाएंगे, कारण हाइपोटेंशन। क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको, हो गया हाइपोटेंशन। समझ में आया? सीन इन एल्डरली, किस में देखा जाता है, सीन इन एल्डरली एंड डायबिटिक पेशेंट, एंड डायबिटिक पेशेंट। समझ गए? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हर जगह से काट के भेजेगा, तो इसी वजह से हार्ट की भी ब्लड सप्लाई कटेगी, कुछ तो ब्लड कटेगी ना भाई। आखिर आपके पास खून नहीं है तो खून कहीं बाहर से मिलेगा नहीं, इसको ज़्यादा काम इसको करना है, तो कहीं ना कहीं से कटेगी, तो हर जगह से कटेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर घट जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला कुछ बचा है कि नहीं? एक और टाइप का बचा है लास्ट, सीवियर हाइपोटेंशन। इसको सीवियर हाइपोटेंशन ही बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी कई कैटेगरी, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी अलग अलग हाइपोवोलेमिक शॉक और ये अलग अलग तरीके से, उसको छोड़िए। इसी को शॉक बोलते हैं। शॉक मतलब और चौंकना नहीं, बेहोश हो जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब रक्तचाप इतना कम हो जाए, यानी आपका ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाए, कितना कम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, कि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, जैसे कि हो गया किडनी, हार्ट, इनको भी पर्याप्त खून ना पहुँचे। जैसे क्या हो गया, मेन क्या है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है, इनको भी ब्लड नहीं पहुँच रहा, इतना कम हो गया। ये होगा कम कैसे, आखिर कैसे कम होगा, कहीं दान तो कर नहीं आएंगे, तो ये कब कम होगा, ये किस में देखने को मिलता है, सीन इन हेमोरेजिक। आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड लॉस, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा खून आपका बह गया, ब्लड लॉस हो गया, आपको एनाफाइलेक्सिस शॉक लग गया। क्या हो गया, ANAPHYLAXIS, एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जिक शॉक, किसी चीज़ से आपको सीवियर एलर्जी है जिसकी, उसकी वजह से। और क्या हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, सबसे बड़ा कार्डियक फेलियर हो गया। सेप्सिस, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है आपको, इस वजह से ये हो सकता है। समझ में आ गया? अब इसके मेन कॉज पढ़ लेते हैं। तो हमने चारों कैटेगरी पढ़ ली, अब इसका मेन कॉज पढ़ते हैं। मेन कॉज क्या है, जैसे जैसे कार्डियोवैस्कुलर में अगर आप देखें, कार्डियोवैस्कुलर में अगर हम देखें तो इसमें क्या काज हो सकता है, दिल से संबंधित ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। हमने बताया कि ब्रेडिकार्डिया दिल की धड़कन कम हो जाना, ब्रेडिकार्डिया। और क्या हो सकता है भैया, हार्ट फेल हो सकता है, तो आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। अच्छा, अब इसमें वॉल्यूम लॉस में क्या हो सकता है, वॉल्यूम लॉस में आपको क्या हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगा तो आपका वॉल्यूम लॉस होगा। और क्या होगा, आपको एक्सेसिव वोमिटिंग हो सकती है, एक्सेसिव वोमिटिंग, आपको डायरिया, हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम लॉस हो जाएगा बॉडी का। तो आपको
ये सब किस में आप ये सब चीज़ें हो गई तो आप किस में जा सकते हैं, आप हाइपोवोलेमिक शॉक में आ जा सकते हैं, आपका बीपी कम हो सकता है, ठीक है। आपका हाइपो आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा, यही तो पढ़ रहे हैं आखिर हम। और क्या होगा, इंडोक्राइन में आप देख लेते हैं, इंडोक्राइन में आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। अभी हमने वहाँ पढ़ा था हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो जाता है यहाँ पे। अब कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है। मेडिसिन में हम देख लेते हैं भैया, जैसे हो गया डायूरेटिक, कुछ याद आया? डायूरेटिक हम पढ़े थे कि जब हमारा हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा तो हम डायूरेटिक देते थे। याद करो पिछला वाला लेक्चर आप रिकॉल करें। डायूरेटिक जब आप हाइपरटेंशन हो जाता है डायूरेटिक देते हैं, क्योंकि डायूरेटिक क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम क्या करता है, टोटल वॉल्यूम घटा देता है यूरिन करवा करवा के। तो अगर आप ट्रॉमा में ड्यूटी कर रहे हैं और कोई पेशेंट आया, अगर उसका पहले से बीपी डाउन है, तो आप डायूरेटिक जैसे एक लेसिक्स दवा आती है, आप लेसिक्स बिल्कुल नहीं देंगे, समझ गए? क्योंकि वो आपका क्या करवा देगा, और ही ब्लड ब्लड मतलब आपका ब्लड वॉल्यूम और भी कम करवा देगा और आपका बीपी और गिरा देगा। तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ गए? डायूरेटिक आप बिल्कुल नहीं देंगे हाइपोटेंशन में, क्योंकि ये डायूरेटिक्स काम करवा रहा है, हाइपोटेंशन ही करवा रहा है। सेडेटिव सेडेटिव जो भी मेडिसिन होती हैं वो करवा देती हैं हाइपोटेंशन। अब इसकी समझ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, समझ लेते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे क्या काम है। सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। रिड्यूस, क्या रिड्यूस, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब वैस्कुलर वेसल से रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम हो जाएगा, समझ गए? ब्लड बस मतलब फूल जाएंगे ऐसे ही नसें, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, समझ रहे हैं? तीसरा हम आगे क्या होगा, पहले आपका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, उसके बाद आपका वैस्कुलर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, डिक्रीज सेरेब्रल एंड ऑर्गन परफ्यूजन, डिक्रीज सेरेब्रल एंड ऑर्गन परफ्यूजन। देन आपका क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, आगे आपको चक्कर आएगा, चक्कर, डिजीनेस होगा, और आपको क्या होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। समझिए, आपको हाइपोटेंशन में आप चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बचा, आप साइन देख लेते हैं, लक्षण क्या क्या आएगा भैया। जैसे जैसे मान लीजिए किसी को हो गया तो साइन और सिम्टम क्या क्या आएंगे उसके, भाई कैसे पता करेंगे कि हो गया है ना, मेरी दौड़े तो पड़ेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे, डिजीनेस हो गया, अभी हमने पढ़ा डिजीनेस होगा, कन्फ्यूज़न होगा जो आपको हमेशा रहता है, कन्फ्यूज़न होगा, और क्या होगा, फैंटिंग, बेहोश हो जाएंगे आप, ठीक है। और क्या होगा, छाती में दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्लड विजन हो जाएगा, जैसे पढ़ाई करते समय किताब हो जाती है, विजन ब्लर हो जाएगा, कोल्ड स्किन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोल्ड स्किन हो जाएगा, फटीक होगा, थकान होगा, और क्या होगा, नौजिया होगा, समझ गए? अब इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन कैसे करेंगे बताइए, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन कैसे करेंगे, बीपी मशीन से लेकर फट से दौड़ के जाते हैं ना, बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, और क्या करेंगे बताइए, ईसीजी करेंगे, ठीक है, ईसीजी करेंगे, और क्या करेंगे बताइए, पल्स रेट चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे, और बताइए इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, नाम सुना है?
अभी सब बताने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे भी 24 मिनट हो गया। इकोकार्डियोग्राफी, रुक रुक के लिख लीजिए। और ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, ठीक है, कभी कभी इसकी ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ख़त्म होने वाला, ज़्यादा कुछ नहीं बचा। फिर मैनेजमेंट, हम अच्छा जब इतना सब पढ़ ही लिए तो मैनेजमेंट भी पढ़ लेते हैं कि आखिर भाई मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना। हो गया, मान लो इतना पढ़ ही लिए तो उसको बचाएंगे कैसे भाई, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसको हाइड्रेटेड रखेंगे, एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, एडी हाइड्रेशन, उसको हाइड्रेटेड प्रॉपर रखेंगे। और क्या करेंगे, साल्ट है, मतलब ये लिखा जाता है साल्ट इंटेक करेंगे, लेकिन कब आप उसको नमक देंगे, डॉक्टर एडवाइस पे। ऐसा नहीं कि भैया कोई है किसी को बीपी कम हुआ चम्मच घोल घोल के एकदम भरे जा रहा है बोरा बोरा, ऐसा नहीं। डॉक्टर एडवाइस पे देना है आपको नमक, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस पे। हाइपोटेंशन में आपको नमक देना है लेकिन डॉक्टर की एडवाइस पे, अपने मन से नहीं चम्मच में चीनी पानी नमक घोल के पिला दिए, ठीक है। मान लो किडनी पेशेंट हुआ तो नमक आप दे दिए, समझ रहे हैं। और क्या करना है, स्लो पोजीशन चेंज, ये आप कर सकते हैं, ये आप डॉक्टर के एडवाइस पे करेंगे, लेकिन ये आप करेंगे स्लो पोजीशन, स्लो पोजीशन चेंज, समझ गए। और क्या करेंगे, कंप्रेशन स्टॉकिंग, एक मोजे जैसा आता है पैर में पहना देते हैं जो दबा के सारा पैर का नीचे लोअर बॉडी का ब्लड जो है ऊपर भेजता है और ब्लड सप्लाई को मेंटेन करता है। कंप्रेशन कंप्रेशन स्टॉकिंग, समझ गए। चलिए कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको अगर अगर किसी को हो गया तो आपके घर में अगर ये मेडिसिन है तो ज़रूरी है, ये मेडिसिन तभी मिलेंगी जब इस पेशेंट की चल रही होंगी तो देना है, वरना अगर आपकी जानकारी में है तो ये जो मेडिसिन लिख रहे हैं उसको आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। ये सही तो करेंगे लेकिन आपको नहीं देना है। कब तक नहीं देना है, डॉक्टर की एडवाइस के बिना आपको बिल्कुल नहीं देना ये मेडिसिन। इस मेडिसिन का नाम है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, क्या नाम है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ये आपका क्या करता है, ब्लड प्रेशर, ये आपका जो है हाइपोटेंशन हटाता है, मतलब हाइपरटेंशन नहीं मेंटेन करता है, समझ। ऐसा नहीं हाइपोटेंशन हटा के हाइपरटेंशन कर दिया, नहीं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, लेकिन आपको नहीं देना है जब तक डॉक्टर ना कहे, ठीक है, अपने मन से नहीं देना बिल्कुल। दूसरा होता है मिडोट्राइन, ठीक है, ये भी आपको नहीं देना है जब तक डॉक्टर ना कहे। अगर किसी पहले से चल रहा है तो देना है, ठीक है, वरना नहीं देना, खरीद के मेडिकल स्टोर से। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, बड़ा वाला लिख देते हैं क्योंकि लास्ट पॉइंट है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं भाई, फैंटिंग हो सकता है, जल्दी जल्दी बेहोश होने लगेगा बेचारा। और क्या होगा, फॉल एंड इंजरी, गिरेगा और चोट वोट लग जाएगी अगर उसको नहीं संभाल लोगे, इधर उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। शॉक होगा, है ना, शॉक लगेगा। और अंत में ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ऑर्गन फेल हो जाएगा अगर आप नहीं तो थैंक यू भाई। आगे किस टॉपिक पे पढ़ाना है वो आप नीचे लिख के बताइए या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, थैंक यू।